चार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया है, ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से ही मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी। यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, ना काटे उनकी जान गंवाए? हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटे के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती होगी। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले आए? अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, 2 पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता, या फिर एकदम से चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कर देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली गई, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीची पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग जाता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हूँ, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर
क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क ना पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्वत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्वत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है या? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत वितीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे हाथ से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर सामने रखने लगी, और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और ना जाने किस किस शून्यता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग में से एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा रही थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, परंतु तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप भी अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर में मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में नीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, और शांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश में धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे थे, वे भी सुंदर दिखते थे। मैंने देखा दिन भर की तपन और शांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे थे, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे छीन लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन न भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसकी परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया है। इतनी देर में पूर्वव्रत
शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। धन्यवाद।